Hi everyone, I'm Soumya and welcome to Think Basic folks. So for UPSC 2025 हमारे पास approximately 200 days हैं for pre and 300 for mains, which is totally sufficient. But still हमारा सारा focus and energy सिर्फ subjects and current affairs की coverage पर होता है, as we are hardwired to prepare for UPSC like that, whether for pre or for mains. But क्या सिर्फ syllabus cover करना ही matter करता है इस exam में? That's a big question. सी सिलेबस को कवर करना, उसे रिटेन करना विल डेफिनेटली हेल्प यू इन प्रीलिम्स फॉर श्योर. बट आपका सिलेक्शन प्री से तो होगा नहीं बिकॉज इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग स्टेज. बट उसी सेम कंटेंट को रिप्रोड्यूस कर पाना, दैट टू इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, इज द रियल गेम because it will decide if you will appear for interview or not. And you can see that here, this candidate got only 285 marks in mains when the cutoff was 741 marks. नाउ आप इमेजिन करो इस कैंडिडेट ने कितनी मेहनत की होगी टू क्लियर प्रीलिम्स, एंड ही मेड इट, ही क्लियर्ड प्रीलिम्स, बट ड्यू टू जीरो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही स्कोर्ड ओनली दिस मच. एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इट मेक्स वन वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. So in a nutshell, answer writing is the main deciding factor for your UPSC dream. It will decide your merit, your rank, your post and even your cadre in UPSC. और ये आप यहाँ देख भी सकते हो. This person couldn't give the interview because इसका मार्क्स मेंस कट ऑफ से बस 1 मार्क कम था. ठीक है. एंड नाउ सी दिस पर्सन जिसका मार्क्स मेंस कट ऑफ से सिर्फ 1 मार्क्स ही ज्यादा था एंड स्टिल ही क्लियर्ड 2023 यूपीएससी एग्जाम. सो यहाँ एक मार्क्स का फाइट है. एंड आई वॉन्ट कि टाइम रहते आप बिल्कुल वो गलतियां ना करें जो 99% कैंडिडेट्स कर रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट 3 to 4 months बहुत क्रूशियल है. एंड इफ यू आर अ प्योर बिगिनर और इफ यू हैव गिवन प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू यूटिलाइज द टाइम फॉर यूपीएससी, हाउ टू प्लान डे वाइज, मंथ वाइज एंड हाउ टू फिनिश द सिलेबस इन दिस टाइम पीरियड. सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज क्वेरीज इन दीज 2 videos. इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप चाहो, अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं देखा है, इफ यू वांट टू रेफर इट, यू कैन रेफर देम. So before discussing how to write your first answer in simple and most easiest way and why you should write your first answer, I want you to understand this कि क्या प्रॉब्लम आती है आंसर लिखने में जिस वजह से हम बहुत इग्नोर करते हैं इसे. एंड देन आई विल टेल यू कि कैसे एंड कब स्टार्ट करना है अपना फर्स्ट आंसर लिखना. So see, most of us keep ignoring answer writing because हमें लगता है कि हम फर्स्ट आंसर कैसे लिख पाएंगे, अभी तो हमें कंटेंट आता ही नहीं है, या अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है आंसर लिखने का, या हम बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे कि आज नहीं कल से करेंगे, अगले हफ्ते से लिखना शुरू करेंगे. ऑल्सो जो लोग सोचते हैं थोड़ा बहुत भी कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, बट देन दे थिंक कि यार कोई चेक करने वाला नहीं है आंसर, कोई बताने वाला नहीं है कि क्या गलतियां हैं. बट आप समझो कि यही पॉइंट है जहां हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एंड 2 स्टेप पीछे ले जाते हैं अपने ड्रीम को फुलफिल करने से. सो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, आपको ये सोचना चाहिए दैट आंसर राइटिंग विल हेल्प यू टू रिटेन व्हाट यू हैव रेड ऑन डेली बेसिस. इट विल गारंटी योर सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड ये ऑल्सो आपको टॉप 10% कॉम्पिटिटर्स में ले जाएगा, बिकॉज आप ये सोचो कि जब आप प्री क्लियर कर लोगे तो भी आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा उन कैंडिडेट्स के साथ जो ऑलरेडी 2023 में मेंस लिख चुके हैं एंड इंटरव्यू दे चुके हैं बट दे वर नॉट सिलेक्टेड. प्लस आपका मेंस का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा अगर आप आंसर लिखना शुरू करोगे. एंड खुद से सोचो यार कि अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे. नेक्स्ट 3-4 months ही आंसर राइटिंग कर पाओगे, बिकॉज उसके बाद आपको टोटली प्री पे शिफ्ट होना पड़ेगा. तो अगर आप सीरियसली यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज डोंट इग्नोर आंसर राइटिंग. तो चलिए, अब आपको आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी माइंड में. सीधा ये देखते हैं कि अपना फर्स्ट आंसर आपको कैसे शुरू करना है लिखना. देखो, ये मैंने कन्वीनियंस के लिए 3 phases में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहला मंत्र है कि थोड़ा लिखो पर रोज लिखो. आपको करना क्या है, जो फर्स्ट फेज है, जो बिगनिंग फेज है, जब आपने बिल्कुल भी आफ्टर स्कूल टाइम आंसर लिखा ही नहीं है, आपका काम ये है कि नेक्स्ट 15 days में सिर्फ और सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है अपनी चॉइस का, चाहे करंट का हो चाहे स्टैटिक का हो. कोशिश करना अगर स्टैटिक का हो तो ज्यादा बेटर है. राइट ओनली स्टैटिक आंसर्स. जिस तरीके से आप अपने स्कूल टाइम में लिखते होगे 10th 11th 12th में, बस उसी तरीके से लिखना है और बिना किसी टाइम लिमिट के लिखना है आपको. ये फोकस आपका बस यहाँ पे रहेगा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, रेलेवेंट लिखना है, इररेलेवेंट चीजें नहीं लिखनी है.
ठीक है, तो आपको 15 दिन तक सिर्फ एक आंसर लिखना है। उसके बाद आएगा सेकंड फेज, जो कि होगा सेल्फ इवैल्यूएशन फेज। आपको किसी और इवैल्यूएटर की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट में अगर मैं आपको सच बताऊं ना, आज के टाइम पे नन ऑफ द गुड टीचर्स आर चेकिंग आंसर्स, ओनली योर फेलो कॉम्पिटिटर्स आर चेकिंग आंसर्स, जिन्होंने शायद एक बार ही प्री दिया है या मेंस दिया है। सो यू हैव टू बी अ सेल्फ इवैल्यूएटर। ये जो फेज है ये आपका नेक्स्ट 15 डेज तक चलेगा। इसमें आपको हर दिन 2 आंसर लिखने हैं। मैं आपको बिल्कुल भी कोई अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं दे रही हूं कि आप 4 आंसर लिखो, GS 1 2 3 4 का एक एक आंसर लिख दो। दैट ऑल इज टोटली नॉनसेंस आई फील। जब आपको शुरुआत करनी है ना, तो आपको बहुत ही स्लो एंड स्टेडी करनी है, ताकि आप उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट विजुलाइज कर सको। तो आपको नेक्स्ट 15 डेज में बस 2 क्वेश्चन लिखने हैं, लेकिन यहां पे आपको ये दोनों क्वेश्चन टाइम लिमिट में लिखने हैं। कोशिश करना है कि आप 7 मिनट्स में अपना एक आंसर कंप्लीट कर ही दो। एंड इन 2 क्वेश्चंस में भी आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन होना चाहिए, एक करंट बेस्ड होना चाहिए। और इसमें आप एक चीज क्या कर सकते हो, आप लास्ट ईयर के जो टॉपर्स के निकाल सकते हो। आपको उनकी आंसर बुकलेट्स मिल जाएंगी अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साइट्स पर, वहां से आप निकालो। वहां पे जो उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है ना, वो सेम आप प्रैक्टिस करो। जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में साइक्लोन टॉपिक पढ़ लिया है, तो साइक्लोन के ऊपर बेस्ड आपको बहुत आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा किसी ना किसी टॉपर्स की आंसर कॉपीज में। आप भी उस सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो एंड देन अपने आंसर को कंपेयर करो टॉपर के आंसर से। तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या क्या गैप रह गया, क्या चीज आप और ऐड कर सकते थे, या क्या चीज आपने ज्यादा इररिलेवेंट लिख दिए। जब आपका ये सेकंड फेज हो जाएगा ना, तब आपको अपने आप बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा सिर्फ एक ही महीने में। ठीक, बिकॉज टोटल 30 डेज हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट फेज विल बी योर जो है ना 1.5 से 2 महीने का फेज होगा, 45 to 60 डेज। यहां पे फोकस होगा ऑन इम्प्रूवमेंट। इस थर्ड फेज में आपको टाइम लिमिट के साथ में डेली 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और टेस्ट सीरीज के भी हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर नहीं करते हो तो आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाएगा। उनके मॉडल आंसर्स भी आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, उनसे कंपेयर करो अपने आंसर्स को। और अगर आपको कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है तो उन पॉइंट्स को नोट डाउन करो एज योर वैल्यू एडिशन। तो ये तो बात हो गई कि हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग एंड हाउ टू मेंटेन इट। नाउ अंडरस्टैंड कि आंसर लिखते कैसे हैं, क्या चीज आपको हर आंसर में लिखते वक्त दिमाग में सेट रखनी है, जिससे आपको एक एक घंटा ना लगे अपने आंसर को लिखने में। ठीक है, देखो ज्यादा फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आंसर को। बस आप इतना ध्यान रखो कि कैसे आप स्कूल में आंसर लिखते थे वैसे ही आपको यहाँ पे भी आंसर लिखने, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आपको हर आंसर में इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन मेंटेन करना है। उसमें भी इंट्रो में ध्यान रखो दैट फर्स्ट एक तो आपका इंट्रो 3 से 4 लाइनों से ज्यादा का ना हो। एंड इंट्रो में आप एग्जामिनर को स्टार्टिंग में ही फील दे पाओ कि आपको पता है कि उन्होंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा है। एंड हाउ टू डू दैट, start your intro with some fact, report, organization, example or some important event from current affairs. अगर ये ना हो पा रहा हो या क्वेश्चन में आप ये चीजें ना डाल पा रहे हो इंट्रो में, then just start your intro with a simple quotation or a definition. तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। एंड नाउ बॉडी में आप ध्यान रखो कि आपका जो बॉडी वाला पार्ट होगा ये आपका कंटेंट वाइज भी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और स्पेशली भी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इसको समझो कि मतलब क्या है इनका। कंटेंट वाइज स्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि आपका क्वेश्चन में जो भी, कई बार एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 पार्ट्स होते हैं, तो आपको उसे उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में आंसर करना है। प्लस आपको आंसर करते टाइम एक कोहेरेंस भी मेंटेन करनी है। स्पेशल स्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट सब पार्ट्स है या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट कर दो, उनको कैपिटल में लिख दो, बॉक्स बना दो, उनके चारों तरफ अंडरलाइन कर दो और अपने आंसर्स के बॉडी में एम्बेलिशमेंट्स का इस्तेमाल करो। लाइक फ्लो चार्ट्स बना दो, कोई स्कीमैटिक बना दो, बिकॉज हर चीज आपके पास इतना स्पेस अवेलेबल नहीं होगा कि आप उसको 5-6 लाइनों में एक्सप्लेन कर पाओ। तो इसको एक फ्लो चार्ट के डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दो, कोई डायग्राम बना दो, कोई ग्राफ बना दो, इस तरीके से। एंड देन यू शुड प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स। आपको ध्यान रखना है बॉडी में खासकर ये बात कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो स्टार्ट में आना चाहिए और जो जनरल पॉइंट्स है वो लास्ट में आने चाहिए। किसी भी रैंडम ऑर्डर में आप पॉइंट्स को मत लिखिए। कंक्लूजन में आप बस इतना ध्यान रखो कि आपका कंक्लूजन बहुत ही पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए। इसमें एक एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए आपका कंक्लूजन, कोई एक सजेशन जो काम रियली किया जा सके, उससे बेनिफिट हो सके, वो आपको मेंशन करना है। और आपका कंक्लूजन फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। तो यही बहुत सिंपल तरीका है आंसर लिखने का, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ है नहीं। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग। सीधे 4 आंसर नहीं लिखते हैं, यू हैव टू टेक इट वेरी स्लो एंड वेरी स्टेडीली ताकि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका बना रहे। एंड आंसर के अंदर क्या क्या लिखना है वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा।
होगा। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपकी सारी क्वेरीज आंसर राइटिंग के थ्रू इसमें सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।